नमस्कार मित्रों, बीएफएम के विजय पथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएफएम के मॉड्यूल बी के यूनिट नंबर 17 जो कि बेस्ड है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे सवाल पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे आईबीएफ के द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहले केस स्टडी क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम XYZ बैंक के कंटिजेंसी फंड प्लानिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFP, ठीक है। तो CFP के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिजेंसी फंडिंग प्लान का पर्पज़ होता है कि अगर कभी बैंक को लिक्विडिटी यानी फंडिंग की इमरजेंसी हो तो वो टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फंड अरेंज कर सके, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को साथ के साथ आंसर को भी समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि XYZ बैंक ने रिसेंटली एक CFP बनाया है ताकि वो सीवियर लिक्विडिटी डिसरप्शन के टाइम पर अपनी फंडिंग नीड को पूरा कर सके। लिखा है ना, इट रिस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल सीवियर लिक्विडिटी डिसरप्शन, राइट। चलिए अब देखिए, CFP में पॉसिबल फंडिंग सोर्सेज, प्रोसीड्यूर्स और एक्सेस करने का टाइम का आउटलाइन दिया है। बैंक इस प्लान को टेस्ट भी करता है ताकि वो इफेक्टिव और फिजिबल हो। लिखा है ना, प्लान आउटलाइन पोटेंशियल फंडिंग सोर्स प्रोसीड्यूर्स एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट, बैंक ऑल्सो टेस्ट इस CFP पीरियडिकली। चलिए, ये तो डेटा हमें दी गई हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि given this scenario, which of the following action would best support XYZ बैंक in maintaining a robust CFP? यानी आपके सामने जो एक्शंस दी गई हैं, इनमें कौन सा एक्शन जो है सबसे रोबस्ट CFP डिज़ाइन करने में XYZ बैंक को हेल्प करेगा, जो कि इनके रेगुलेटरी गाइडलाइन से अलाइन होता है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि सिर्फ तभी CFP को रिव्यू करें जब लिक्विडिटी इशू हो और रिएक्टिवली कम करें, ना कि प्रोएक्टिवली, राइट। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सिर्फ जब लिक्विडिटी इशू हुआ तभी रिव्यू करना, यही करना चाह रहा है। देखिए, फिर ऑप्शन बी क्या कर रहा है, एंश्योर CFP को रेगुलरली टेस्ट करे ताकि वो इफेक्टिव रहे और बोर्ड उसे कम से कम साल में एक बार रिव्यू करे, ये कह रहा है, राइट। इंश्योर दैट CFP रेगुलरली एटलीस्ट एनुअली। ऑप्शन सी कर रहा है कि सिर्फ बैंक स्पेसिफिक सिनेरियो पे फोकस करें और मार्केट वाइड स्ट्रेस इग्नोर करें क्योंकि वो लेस प्रेडिक्टेबल है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि सिर्फ एक प्राइमरी फंडिंग सोर्स इंक्लूड करें ताकि लिक्विडिटी स्ट्रेस के टाइम पर रिस्पॉन्स स्ट्रीमलाइन रहे। अब बताइए सही जवाब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एंश्योर दैट CFP इज टेस्टेड रेगुलरली फॉर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड रिव्यूड बाय बोर्ड एटलीस्ट एनुअली। अब इस आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो CFP का पर्पस क्या होता है, पहले हम लोग पर्पस को समझते हैं। देखिए, CFP का मेन पर्पस है बैंक को लिक्विडिटी या फंडिंग की इमरजेंसी हो तो वो रेडी हो, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यह प्लान डिफरेंट फंडिंग सोर्स और प्रोसीड्यूर को आउटलाइन करता है ताकि इमरजेंसी में, तो कीवर्ड यहाँ याद रखिए, इमरजेंसी में फंडिंग अरेंज हो सके, ये कीवर्ड है। दूसरी बात है कि रेगुलर टेस्टिंग इंश्योर करता है। यहाँ पे ठीक है, अरेंज तो ठीक है, अब टेस्टिंग करना जरूरी है। टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि रेगुलर टेस्टिंग होगा तो ये इंश्योर करेगा कि यह प्लान रियलिस्टिक है, इफेक्टिव है, और बोर्ड का एनुअल रिव्यू इसको अप टू डेट और रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन रखता है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि बोर्ड का एनुअल रिव्यू इसको अपडेट रखेगा, रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन रखेगा और रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से भी यह जरूरी है। अब सवाल है कि ऑप्शन बी ही क्यों सही है? क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग और बोर्ड का रिव्यू इंश्योर करता है कि बैंक का कंटिजेंसी प्लान रोबस्ट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन रहे। यह प्रोएक्टिव अप्रोच बैंक को, कैसा अप्रोच है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच। तो यह प्रोएक्टिव अप्रोच बैंक को लिक्विडिटी डिसरप्शन के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकता है। अब जरा ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल तब जब सिर्फ लिक्विडिटी इशू हो तभी रिव्यू करना। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि यह रिएक्टिव अप्रोच है। एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच और एक होता है रिएक्टिव अप्रोच। यह रिएक्टिव अप्रोच है और प्रोएक्टिव प्लानिंग के बिना बैंक वनरेबल हो सकता है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेस पे फोकस करना। यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि सिर्फ बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेस के सिनेरियो पर फोकस करना सफिशिएंट नहीं है। मार्केट वाइड स्ट्रेस को कंसीडर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विडिटी डिसरप्शन मार्केट कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि खाली मार्केट में कुछ कंडीशन आ गई, उस कारण से भी हमें लिक्विडिटी स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ एक प्राइमरी फंडिंग सोर्स, ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि सिर्फ एक प्राइमरी फंडिंग सोर्स को इंक्लूड करना, यह भी गलत है क्योंकि सिर्फ एक फंडिंग सोर्स पे डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। सीवियर स्ट्रेस में फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीपल ऑप्शन जरूरी होता है। तो एक बार हम लोग क्विकली समराइज कर लें जो फैक्ट हमने यहाँ भी सीखा। पहले हमने ये सीखा कि जो CFP है यानी कंटिजेंसी फंड प्लानिंग है, इसका पर्पज़ है कि जो हमारा सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, यानी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना, सिंपल भाषा में बोले तो। दूसरा पॉइंट हमने देखा, इसके लिए रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है, ठीक है। रेगुलर टेस्टिंग और बोर्ड का एनुअल रिव्यू इसको इफेक्टिव और रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंट बनाता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि CFP में बैंक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक और मार्केट वाइड स्ट्रेस दोनों कंसिडर करना जरूरी है। एक तो बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेस होगा और एक हमारा मार्केट वाइड स्ट्रेस होगा, राइट, दोनों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट हमने देखा कि मल्टीपल फंडिंग सोर्स मेंटेन करना फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा और आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसी प्रकार के कंटेंट को आपके सामने लाते हैं ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। हमने क्या देखा, इमरजेंसी पर्पस देखा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखा, बैंक स्पेसिफिक रिस्क, मार्केट वाइड इशू, दोनों को कंसीडर करना जरूरी है। और इंश्योर करें कि सब तरह के सोर्स, मल्टीपल फंडिंग सोर्स मेंटेन करना फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, राइट। ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आपके स्क्रीन पर है, बेसिकली ये एक तरह का केस स्टडीज़ है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो कहा जा रहा है कि हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेस टेस्टिंग पर बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट, एक तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा है स्ट्रेस टेस्टिंग। देखिए जो हमारा स्ट्रेस टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से बैंक अपने लिक्विडिटी रिस्क को एसेस करता है और पता लगाता है कि सीवियर सिनेरियो में उसकी पोजीशन कैसी होगी। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं और बेस्ट आंसर को भी देखते हैं। बताया जा रहा है कि एबीसी बैंक ने स्ट्रेस टेस्ट किए ताकि लिक्विडिटी रिस्क को बैंक स्पेसिफिक, अभी मैंने दो वर्ड आपको बोला था, पहला क्या बोला था, एक होता है बैंक स्पेसिफिक रिस्क और एक होता है मार्केट वाइड रिस्क। तो एबीसी बैंक ने स्ट्रेस टेस्टिंग किया ताकि लिक्विडिटी रिस्क को बैंक स्पेसिफिक और मार्केट वाइड स्ट्रेस सिनेरियो में इवैल्यूएट किया जा सके। एक रिसेंट स्ट्रेस टेस्ट में यह पता चला कि एक कंबाइंड मार्केट वाइड और बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेस का सिनेरियो में बैंक को सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी स्ट्रेन फेस करना पड़ सकता है। वही चीज़ कर रहा है ना, पढ़िए इसको, वही चीज़ कर रहा है। स्ट्रेस टेस्ट में यह पता चला कि बैंक माइट फेस लिक्विडिटी स्ट्रेन अंडर कंबाइंड मार्केट वाइड एंड बैंक स्पेसिफिक सिनेरियो, राइट। तो आल्को जो कि बैंक का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी है, इस आल्को ने लिक्विडिटी कुशन बढ़ाना और लिक्विडिटी प्रोफाइल एडजस्ट करने जैसे एक्शन पर डिस्कस किया, राइट। तो अब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि ऐसे सिनेरियो में एबीसी बैंक को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो हो सके, राइट। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि स्ट्रेस टेस्ट फाइंडिंग और वनरेबिलिटीज़ को तुरंत आरबीआई को रिपोर्ट करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करें। ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रेस टेस्टिंग को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करें बिना बोर्ड या आरबीआई को इन्फॉर्म किए, क्योंकि यह रूटीन रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है ये देखते हैं अगली स्लाइड में। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्ट्रेस टेस्ट के पोटेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और लिक्विडिटी इंप्रूव करें। और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करें और आरबीआई के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखें बिना इमीडिएट रिमेडियल एक्शन लिए। चलिए अब इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब क्या है बताएंगे आप। तो क्वेश्चन ये करा ना, कौन सा एक्शन एबीसी बैंक प्रायोरिटाइज करे अपने लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिपोर्ट द स्ट्रेस टेस्ट फाइंडिंग एंड एनी वल्नरेबिलिटीज इमीडिएटली टू द आरबीआई एंड इंप्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। चलिए अब आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है ना कि जो हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, राइट। देखिए स्ट्रेस टेस्ट का मेन पर्पस है ये आइडेंटिफाई करना कि सीवियर कंडीशन में बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। यदि मान लीजिए कि सीवियर कंडीशन आ जाए तो ऐसे केस में बैंक का लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इससे बैंक को अपने लिक्विडिटी रिस्क और वनरेबिलिटीज़ को टाइमली आइडिया मिलता है। अब दूसरी बात आती है आल्को का यहाँ पे क्या रोल है। आल्को क्या होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। देखिए दोस्तों आल्को का रोल होता है स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट को रिव्यू करना और नेसेसरी एक्शन डिस्कस करना, जैसे लिक्विडिटी कुशन बनाना हो गया, लिक्विडिटी प्रोफाइल को एडजस्ट करना हो गया। देखिए सीवियर कंडीशन है, स्ट्रेस टेस्ट करवाया गया, स्ट्रेस टेस्ट करवाने के बाद अब आल्को कमेटी डिसाइड करेगी कि उसका रिजल्ट क्या आया। हमने टेस्ट किया है ना, तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा। अब उस रिजल्ट के बेसिस पर बेसिकली हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किया जाए, क्या एक्शन प्लान लिया जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीवियर कंडीशन, स्ट्रेस टेस्ट किया गया, स्ट्रेस टेस्ट किया गया तो उसका रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट के बेसिस पर आल्को कमेटी डिस्कस करेंगे एक्शन प्लान क्या होगा, राइट। अब तीसरी बात आती है यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे, पहला है स्ट्रेस टेस्ट के फंडिंग को रिपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने अभी आपको बताया आल्को का यहाँ पे क्या रोल है, और तीसरा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
देखिए अगर स्ट्रेस टेस्ट से वनरेबिलिटी सामने आती है तो आरबीआई को इन्फॉर्म करना और एक एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये सभी अप्रोच कैसा अप्रोच कराएंगे बताइए आप, प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? ऑब्वियसली ये प्रोएक्टिव है, राइट। ये सभी प्रोएक्टिव अप्रोच रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस और गवर्नेंस का हिस्सा है। अब सवाल है कि ऑप्शन ए ही क्यों सही है? देखिए ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि आरबीआई को फाइंडिंग रिपोर्ट करने से बैंक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करता है और अपने लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करता है। इमीडिएट रिपोर्टिंग और एक्शन प्लान से बैंक अपनी वनरेबिलिटीज़ को टाइमली एड्रेस कर सकता है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन को क्यों गलत है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? ऑप्शन बी कर रहा है कि रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट बिना बोर्ड और आरबीआई को इन्फॉर्म किए। ये गलत है क्योंकि बोर्ड और आरबीआई को वनरेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करना रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस के लिए बहुत जरूरी है, राइट। चलिए ये तो समझ में आया आपको। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी में क्या कहा गया जरा देखिए ध्यान से। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज है ना, इसका मेन खासियत यही है कि केवल हम सही क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते, वो तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो गलत ऑप्शन है उसे भी डिस्कस करते हैं। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग, क्यों बाकी ऑप्शन गलत हैं। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं क्यों ऑप्शन सी गलत है। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि ये ऑप्शन कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क को बढ़ा सकता है बिना इमीडिएट लिक्विडिटी इशू को सॉल्व किए हुए। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंटिंग स्ट्रेस रिजल्ट बिना एक्शन लिए, यानी कि आप टेस्ट रिजल्ट को डॉक्यूमेंट कीजिए बिना एक्शन लिए। यह भी गलत है क्योंकि सिर्फ रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करना और आरबीआई को एक्शन के बिना इन्फॉर्म नहीं करना, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस में फेल हो सकता है। तो क्विक समरी में हम रिकॉल कर लेते हैं मेन फैक्ट को। पहला फैक्ट हमने क्या देखा कि स्ट्रेस टेस्ट लिक्विडिटी रिस्क को टाइमली डिटेक्ट करता है। तो स्ट्रेस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि लिक्विडिटी रिस्क को टाइमली डिटेक्ट करता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा हमने ये देखा कि आरबीआई को वनरेबिलिटी रिपोर्ट करना और एक्शन प्लान बताना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्शन प्लान आपने लिया, क्या वनरेबिलिटीज़ है, देखिए यहाँ लिखा गया स्टेशनरी पर्पस, ठीक है। फिर हमने देखा आल्को का क्या रोल है, राइट। आल्को का लिक्विडिटी क्वेश्चन और प्रोफाइल को एडजस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और कैसे बैंक अपने लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर मेजर कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और बेस्ट आंसर पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो XYZ बैंक है वो अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इवैल्यूएट कर रहा है और इंश्योर करना चाहता है कि उसके पास लिक्विडिटी रिस्क को इफेक्टिवली मेजर करने का एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच हो। लिखा है ना, इस लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड इंश्योर दैट इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क इसके पास हो। अच्छा, फिलहाल बैंक सिर्फ रेशियोज जैसे लिक्विडिटी एसेट टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हिस्टोरिकल डेटा पर बेस करके कैलकुलेट करता है। अभी क्या कर रहा है कि प्राइमरली ऑन रेशियोज लाइक लिक्विडिटी एसेट टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, अभी इसका ये प्रैक्टिस है, राइट। रिव्यू में यह सजेस्ट किया गया कि बैंक को एक ऐसा अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए जो फ्यूचर कैश फ्लो को फोरकास्ट करके डिफरेंट टाइम फ्रेम में मिसमैचेज आइडेंटिफाई कर सकता है। रिव्यू में क्या दिखा गया कि बैंक शुड अडॉप्ट एन अप्रोच दैट कैन प्रोवाइड अ मोर प्रोएक्टिव मेजर ऑफ लिक्विडिटी। कैसे लिक्विडिटी का प्रोएक्टिव मेजर प्रोवाइड करेगा? बाय फोरकास्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो एंड आइडेंटिफाइंग मिसमैच अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम। आपने फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना है और ये देखना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कहाँ मिसमैच आ रही है। अब दोस्तों सवाल है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि XYZ बैंक कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करे जो उसे लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट को इंप्रूव करने में बेस्ट मदद करे। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला कर रहा है स्टॉक अप्रोच। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि दो जो अप्रोच होता है स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच, दोनों में क्या अंतर है और कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट है। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। दोस्तों स्टॉक अप्रोच, ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टॉक अप्रोच को एक्सक्लूसिवली यूज करना कंटिन्यू करें क्योंकि यह ऑलरेडी लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्लो अप्रोच को यूज करें और एक मैच्योरिटी लैडर इस्टेब्लिश करें जो अलग अलग टाइम पीरियड में कैश फ्लो को फोरकास्ट करे, स्पेशली जब लायबिलिटीज एसेट से एक्सीड करती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ फ्लो अप्रोच को इनकॉर्पोरेट करें, स्टॉक अप्रोच को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दें क्योंकि यह लिक्विडिटी नीड पर फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सिर्फ पास लिक्विडिटी रेशियो पर फोकस करें क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया है। क्या लगता है सही? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। क्यों? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूज़ द फ्लो अप्रोच। देखिए अब हम इस आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला चीज़ यहाँ पे एक वर्ड आपको मिला होगा जो कि हमारा स्टॉक अप्रोच और दूसरा है हमारा फ्लो अप्रोच। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए स्टॉक अप्रोच जो होता है ना वो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करता है, राइट। इट कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। यह पास्ट लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है लेकिन यह फॉरवर्ड लुकिंग इनसाइट नहीं देता,
राइट। चलिए फ्लो अप्रोच की बात करें तो फ्लो अप्रोच एक मैच्योरिटी लैडर बनाता है। क्या बनाता है ये? मैच्योरिटी लैडर। यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखिएगा? कंसिडरिंग अ मैच्योरिटी लैडर। एक मैच्योरिटी लैडर बनाता है जो फ्यूचर टाइम फ्रेम में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को फोरकास्ट करता है। इससे बैंक को प्रोएक्टिवली लिक्विडिटी नीड प्लान करने में मदद मिलती है, स्पेशली उन पीरियड में जहाँ लायबिलिटी एसेट को एक्सीड करते हैं, राइट। तो हम कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को डेली इवैल्यूएट करके, वीकली मंथली इवैल्यूएट करके बैंक प्रोएक्टिवली प्लान कर सकते हैं। अब सवाल ये है, हमने दोनों अप्रोच को समझ लिया, अब ऑप्शन बी ही क्यों सही है? वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो समझिए। देखिए ऑप्शन बी सही इसलिए है क्योंकि मैच्योरिटी लैडर इस्टेब्लिश करके XYZ बैंक लिक्विडिटी गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आ रहा है? यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है लिक्विडिटी गैप। तो लिक्विडिटी गैप को आइडेंटिफाई कर रहा है ABC बैंक, राइट। तो बैंक लिक्विडिटी गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो एक्सेस आउटफ्लो है उसको हैंडल करने के लिए बेटर प्लान कर सकता है। चलिए अब बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा तक लिमिट है जो फॉरवर्ड लुकिंग एलिमेंट को मिस करता है। इट मिस द फॉरवर्ड लुकिंग एलिमेंट। और इसमें हमने क्या देखा? फॉरवर्ड लुकिंग भी है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है स्टॉक अप्रोच को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। यह गलत है क्योंकि दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके एक वेल राउंडेड व्यू मिलता है, जैसे कि यहाँ हमने किया। फ्लो अप्रोच के माध्यम से मैच्योरिटी लैडर क्रिएट किया जो कि फोरकास्ट करेगा कैश फ्लो को डिफरेंट टाइम पीरियड में। ऑप्शन डी कह रहा है कि फोकस सोल्विंग ऑन पास्ट लिक्विड रेशियो। यह भी गलत है क्योंकि रियल टाइम और प्रोएक्टिवली लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए फॉरवर्ड लुकिंग फोकस जरूरी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने क्विकली समराइज़ कर लें तो देखिए इस क्वेश्चन को यदि क्विकली समराइज़ कर लें, हमने जो सीखा है अपने लर्निंग को, तो स्टॉक के बारे में याद रखिए, इसके बारे में याद रखिए पास्ट लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। फिर फ्लो के बारे में याद रखिए फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर कैश फ्लो नीड्स को प्रेडिक्ट करता है। और तीसरा हमने देखा मैच्योरिटी लैडर। मैच्योरिटी लैडर से XYZ बैंक को लिक्विडिटी गैप को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, राइट। तो ये तीन चीज़ हमने सीखा, स्टॉक अप्रोच, फ्लो अप्रोच और मैच्योरिटी लैडर। 3 थिंग वी हैव लर्न इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए इसको डिस्कस करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट MCQ जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करता है। इस क्वेश्चन में कुछ कमिटीज़ और टीम का जिक्र है जो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करते हैं। चलिए हर ऑप्शन को समझते हैं और देखेंगे कौन सा आंसर बेस्ट है। पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं। XYZ बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, राइट, तो XYZ बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट वर्क का रिव्यू किया, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला कि आल्को और ALM सपोर्ट ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ डिलेज हुए हैं लिक्विडिटी इशू को एड्रेस करने में। अब सोचिए आल्को और ALM ग्रुप में कुछ सही से बात बनी नहीं, कुछ मिसमैच रहा, कुछ कम्युनिकेशन का गैप रहा। इस कारण से क्या हुआ? लिक्विडिटी इशू को एड्रेस करने में कुछ डिलेज हुई हैं। तो अब कौन सा एक्शन सबसे सही होगा ताकि आल्को और ALM सपोर्ट ग्रुप के बीच कोऑर्डिनेशन को स्मूथ किया जाए? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है। ऑडिट में पता चला कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब द करेक्टिव एक्शन दैट शुड बी टेकन टू इंश्योर ए स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू ग्रुप एंड एनहांस द बैंक लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। समझ में आया क्वेश्चन आपको? वेरी गुड। अब हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ALM सपोर्ट ग्रुप बोर्ड को डायरेक्ट रिपोर्ट करे, मतलब ALM सपोर्ट ग्रुप जो है वो बोर्ड को डायरेक्ट रिपोर्ट करे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करे, आल्को को बाईपास करके ताकि डिलेज अवॉइड हो सके। अब ऑप्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि ALM सपोर्ट ग्रुप सीधा बोर्ड को रिपोर्ट करे, आल्को को स्किप करे, लेकिन यह अप्रोच गलत है क्योंकि यह रिपोर्टिंग लाइन को डिसरप्ट करेगा और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। बैंक के फ्रेमवर्क में आल्को एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आल्को का क्या रोल है एसेट लायबिलिटी कमिटी का, राइट। मैंने बोला था ना आपको कि स्ट्रेस टेस्ट करता है और आल्को उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे वो एक्शन प्लान क्रिएट करता है। अब उसको जानकारी ही ना हो ALM सपोर्ट ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि आल्को एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसको बाईपास करना स्ट्रक्चर फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ही तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ALM सपोर्ट ग्रुप की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, यानी RMC जो होता है, एक RMC होता है जो कि ALM ग्रुप के रिपोर्टिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम ओवरऑल रिस्क को देखना है, ना कि स्पेसिफिक लिक्विडिटी रिस्क। जब हम RMC की बात करते हैं तो क्योंकि बैंक में बहुत तरह के रिस्क हैं, केवल लिक्विडिटी रिस्क ही नहीं है। ये जो ALM है वो केवल लिक्विडिटी रिस्क से रिलेटेड है, लेकिन RMC तो सब के सब रिस्क को देख रहा है। तो RMC कमेटी का काम ओवरऑल रिस्क को देखना है, ना कि स्पेसिफिक लिक्विडिटी रिस्क को। तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि आल्को इंश्योर करे कि ALM सपोर्ट ग्रुप के लिक्विडिटी रिस्क का रिपोर्ट और सिमुलेशन को रेगुलरली रिव्यू करे और जरूरी एडजस्टमेंट प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे।
ऑप्शन सी में कह रहा है कि आल्को एएलएम सपोर्ट ग्रुप के रिपोर्ट को रेगुलर रिव्यू करे, यानी एएलएम सपोर्ट ग्रुप का जो रिपोर्ट आ रहा है उसको आल्को रेगुलरली रिव्यू करे और कोई भी नेसेसरी चेंजेस को प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आल्को का काम ही यही है, बोर्ड के सेट किए हुए रिस्क टॉलरेंस लिमिट को फॉलो करना और एएलएम सपोर्ट ग्रुप के एनालिसिस के हिसाब से एक्शन लेना। ध्यान दीजिएगा, दो काम मैंने बताया। पहला काम क्या बताया, जो बीओडी है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने टॉलरेंस लिमिट सेट किया कि इस लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ना चाहिए। अब ये देखना, ये मॉनिटर करना कि ये लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रहा है। किसका काम है? आल्को का काम है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो एएलएम सपोर्ट ग्रुप का जो एक्शन प्लान है, एनालिसिस के हिसाब से जो एक्शन लिया है उस हिसाब से एक्शन लेना। तो ये स्ट्रक्चर्ड और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन मेंटेन करता है। ऑप्शन डी कर रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कि बोर्ड को कहा, ऑप्शन डी में बोर्ड को कहा जा रहा है कि वो एएलएम सपोर्ट ग्रुप को लिक्विडिटी रिस्क लिमिट सेट करने दे। यह भी गलत है, क्योंकि रिस्क लिमिट सेट करना हमेशा बोर्ड का काम है, ना कि एएलएम सपोर्ट ग्रुप का। एएलएम सपोर्ट ग्रुप का काम है रिपोर्टिंग और एनालिसिस करना, पॉलिसी सेट करना नहीं। पॉलिसी को कौन सेट करेगा? पॉलिसी हमेशा बीओडी ही सेट करेगा, लेकिन एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना, ऑल दीज आर वर्क ऑफ एएलएम सपोर्ट ग्रुप, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें सीखी इस क्वेश्चन के माध्यम से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जो बीओडी होते हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो लिक्विडिटी रिस्क का ओवरऑल स्ट्रेटजी सेट करता है, यानी पॉलिसी सेट करता है कि टॉलरेंस लिमिट कितना होना चाहिए। ये तो बीओडी का काम हो गया। फिर हमने देखा आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पूरे बैंक के रिस्क को इवैल्यूएट करता है, लेकिन डेली रिपोर्टिंग का काम ये नहीं करेगा, सबका सब रिस्क आरएमसी दिखेगा। फिर हमने देखा आल्को फ्रेमवर्क फॉलो करता है, राइट। और एएलएम के बारे में देखा, एएलएम सपोर्ट ग्रुप का रिपोर्ट पर एक्शन लेता है, ठीक है। एएलएम सपोर्ट ग्रुप का जो भी रिपोर्ट है उस पर एक्शन लेगा आल्को। और एएलएम सपोर्ट ग्रुप क्या करेगा? लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करता है और सिमुलेशन क्रिएट करता है जो आल्को को हेल्प करता है। देखिए सबका रोल है। बीओडी पॉलिसी सेट करेगा, आरएमसी सभी रिस्क को इवैल्यूएट करेगा। आल्को का काम है कि बोर्ड ने जो टॉलरेंस लिमिट सेट करके रखा है उसको चेक करना, और साथ ही साथ जो एएलएम सपोर्ट ग्रुप का जो एनालिसिस है उस पर प्रॉपर एक्शन प्लान लेना स्ट्रेस टेस्टिंग के माध्यम से। और एएलएम में मैंने क्या बताया, एएलएम सपोर्ट ग्रुप क्या करता है? प्रोफाइल को एनालाइज करेगा और सिमुलेशन क्रिएट करता है ताकि आल्को को हेल्प करे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आल्को और एएलएम सपोर्ट ग्रुप के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी हैं, राइट। दोस्तों ये जो कंटेंट है ये हमारे बीएफएम क्रैश कोर्स का पार्ट है। आप यदि चाहते हैं सभी यूनिट्स की इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन, जिस पे मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर्ली, सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगले सवाल देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, आइए डिस्कस करते हैं। हम एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डिस्कस करेंगे जिसमें एक बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल। अब देखिए क्या हुआ कि विड्रॉल बढ़ गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल आ गया। अब देखिए ये सिचुएशन मीडिया तक पहुंच गई और बाकी डिपॉजिटर भी अपने फंड के लिए बैंक के पास आ गए, जिसने एक बैंक रन जैसा कंडीशन क्रिएट कर दिया। आइए इस बेसिस पर क्वेश्चन और ऑप्शन को समझते हैं। देखिए वही चीज़ कहा जा रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से, वही कहा जा रहा है, ठीक है। सब के सब डिपॉजिटर आ गए पैसा निकालने के लिए, बैंक रन का सिचुएशन आ गया है। अब सवाल है कि इस सिनेरियो के बेसिस पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट लिक्विडिटी और सिस्टमिक रिस्क के बारे में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिक्विडिटी एंड सिस्टमिक। इसको अगर पढ़ लीजिएगा, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेपुटेशनल रिस्क सिर्फ एक बैंक को अफेक्ट करता है और फाइनेंशियल सिस्टम पे सिस्टमिक डिसरप्शन का अफेक्ट नहीं होता है। किसकी बात हो रही है? रेपुटेशन रिस्क की। ये कह रहा है कि रेपुटेशन रिस्क सिर्फ एक इंडिविजुअल बैंक को अफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं। ये गलत है, क्योंकि अगर एक बैंक की रेपुटेशन गिरती है ना और लोगों का ट्रस्ट यदि टूटता है तो बाकी बैंक और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे इस केस में लोगों को पैसा नहीं मिले तो उन्हें लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है और पैनिक में सब विड्रॉ करने लगते हैं। यह सिचुएशन क्या होता है? इसी को बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क। यह सिचुएशन सिस्टमिक रिस्क को क्रिएट कर सकता है। मतलब एक बैंक का रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना, एक बैंक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ना, दिस इज द कॉल्ड सिस्टमिक रिस्क। अब देखिए ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर लिक्विडिटी क्रंच को मैनेज नहीं किया जाए तो सिस्टमिक रिस्क हो सकता है, जिससे बैंक का बैलेंस शीट और ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम दोनों ही इफेक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस सिनेरियो में बैंक के पास पैसा नहीं था और डिपॉजिटर लाइन में लगे थे। यह सिर्फ बैंक का इशू नहीं है, ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम के भी डेंजर हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो दूसरे बैंक और मार्केट भी इंपैक्ट में आ जाते हैं। इसलिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि सिस्टमिक रिस्क अवॉइड हो। समझ में आया? ऑप्शन सी कर रहा है कि इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज ओनली एसेंशियल फॉर बैंक विद लो रेपुटेशन रिस्क। यानी कह रहा है कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ उन बैंक के लिए जरूरी है जिनका रेपुटेशन रिस्क लो है। यह भी गलत है, क्योंकि हर बैंक के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे उनका रेपुटेशन हाई हो या लो हो।
और ऑप्शन डी कह रहा है कि क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं था, उसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा था। यूएस बैंक के लिए लिक्विडिटी इशू ने वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को इफेक्ट किया, और यह एग्जांपल है कि एक कंट्री के लिक्विडिटी इशू दूसरे देशों में कोई इंपैक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। अगर लिक्विडिटी क्रंच को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो सिस्टमिक रिस्क हो सकता है जो फाइनेंशियल सिस्टम तक इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों एक बार हम लोग की पॉइंट्स को याद रख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन से सीखा। हमने ये देखा कि जो हमारा रेपुटेशन रिस्क होता है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जो हमारा रेपुटेशन रिस्क होता है दोस्तों वो एक बैंक तक सीमित नहीं होता है, ठीक है, यह सिस्टमिक इशू क्रिएट कर सकता है। दूसरा हमने ये देखा कि जो लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच अगर मैनेज नहीं हुआ तो फाइनेंशियल सिस्टम पर रिपल इफेक्ट आ सकता है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट हर बैंक के लिए कितना जरूरी है, चाहे रेपुटेशन रिस्क कैसा भी हो। सब प्राइम क्राइसिस का एग्जांपल है कि लिक्विडिटी इशू ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस पॉलिसी का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। ये एग्जांपल है जिसमें हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे और लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस का एग्जांपल है, राइट। तो इस सिनेरियो में बैंक सिक्योर लिमिटेड, देखिए यहाँ पे बैंक का नाम दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स जस्ट वेट अ मिनट, या देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैंक सिक्योर लिमिटेड है, राइट, जो कि लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस बैंक सिक्योर लिमिटेड अपने लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस को रिव्यू कर रहा है। मैंने बोला था कि जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। क्यों रिव्यू कर रहा है? ताकि वो मार्केट स्ट्रेस और इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रेस दोनों को सर्वाइव कर सके। दो चीज़ यहाँ बताया मैंने आपको, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रेस लिखा है ना, टू मैनेज लिक्विडिटी टू इंश्योर बोथ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रेस एंड मार्केट वाइड स्ट्रेस दोनों को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, एंड्योर कर सके, राइट। तो ये तो सिचुएशन आपके सामने है। तो अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन और ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है कि बैंक सिक्योर लिमिटेड का लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस अप्रोच कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट ऑन रिस्क टॉलरेंस लेवल, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक सिक्योर लिमिटेड के लिक्विडिटी टॉलरेंस अप्रोच को। ऑप्शन ये कहता है कि बैंक सिक्योर लिमिटेड को सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन के टाइम पे लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि सिर्फ स्ट्रेस पीरियड और सेंट्रल बैंक हेल्प के टाइम पर लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि बैंक को नॉर्मल टाइम पर भी अपनी लिक्विडिटी रिस्क पॉलिसी सेट करनी चाहिए, राइट। ये समझने का प्रयास कीजिए क्या बताया जा रहा है कि बैंक को जो है नॉर्मल टाइम पे भी, ठीक है, ये कह रहा है ना ओनली डिफाइन लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये गलत है, क्योंकि बैंक को नॉर्मल टाइम पे भी अपनी लिक्विडिटी रिस्क पॉलिसी सेट करनी चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस सिचुएशन में भी वो प्रिपेयर रहे। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ये देखते हैं अगले स्लाइड में। ऑप्शन बी कह रहा है कि बैंक सिक्योर लिमिटेड के बोर्ड ने लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस के लिए क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सेट किया है, जिसमें सर्वाइवल सिनेरियो और की एजम्पशन का रेगुलर रिव्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यह ऑप्शन क्लियरली कवर करता है बैंक सिक्योर लिमिटेड का अप्रोच, जिसमें बोर्ड ने सर्वाइवल सिनेरियो डिफाइन किया है और साथ ही रेगुलर रिव्यू और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी इंक्लूड किया है। यह अप्रोच इंश्योर करता है कि बैंक का लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग और वेल डिफाइंड रहे। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक सिक्योर लिमिटेड को सिर्फ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रेस इवेंट पे फोकस करना चाहिए जब वो लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस सेट कर रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेस कम होते हैं। ये गलत है, क्योंकि इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रेस नहीं बल्कि मार्केट वाइड स्ट्रेस को भी कंसिडर करना जरूरी है। दोनों टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक हो या मार्केट वाइड स्ट्रेस हो, ठीक है, दोनों तरह के स्ट्रेस का बैंक के ऑपरेशन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक सिक्योर लिमिटेड बोर्ड डज नॉट नीड टू कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस। यानी कि बैंक सिक्योर लिमिटेड के बोर्ड को अपने लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पर रिक्वायर होती है। तो ये गलत है, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस को रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करना चाहिए ताकि चेंजिंग मार्केट कंडीशन और एजम्पशन के हिसाब से लिक्विडिटी पॉलिसी अपडेटेड रहे। यह सिर्फ ऑडिट के टाइम पे नहीं बल्कि रेगुलरली किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, राइट। ऑप्शन बी सही जवाब है, क्योंकि बैंक सिक्योर लिमिटेड का लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस का क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो बोर्ड ने डिफाइन किया है, जिसमें सर्वाइवल सिनेरियो, रेगुलर रिव्यू ऑफ की एजम्पशन, ये सब इंक्लूडेड है। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा टॉलरेंस है, लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस पीरियड के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल टाइम में भी डिफाइन होनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट, सर्वाइवल सिनेरियो, रेगुलर रिव्यू, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हमने ये भी देखा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस सिर्फ ऑडिट टाइम के नहीं बल्कि रेगुलर होनी चाहिए, और मार्केट वाइड स्ट्रेस भी कंसीडर करना जरूरी है, सिर्फ
इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्ट्रेस नहीं, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है आइए डिस्कस करते हैं। तो XYZ बैंक का लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक स्पेसिफिक रेशियो कैलकुलेट कर रहा है जिसको कि हमारा वोलेटाइल लायबिलिटी माइनस टेम्पोररी एसेट अपॉन कोर डिपॉजिट, ठीक है, अपॉन टोटल एसेट। तो ताकि वो समझ सके कि उनके एसेट कितने स्टेबल कोर डिपॉजिट के थ्रू फंड हो सकते हैं। इंडस्ट्री एवरेज कितना है, 50% का है, राइट, और इस रेशियो के स्टेबल लेवल मेंटेन करना क्रूशियल है। तो क्वेश्चन ये है कि XYZ बैंक को यह रेशियो को स्टेबल रखना क्यों जरूरी है। जो रेशियो यहाँ देखिए दो तीन रेशियो बताया जा रहा है, एक तो लोन प्लस मैनेटरी SLR प्लस मैनेटरी CRR फिक्स एसेट अपॉन टोटल एसेट रेशियो है। तो ये 4 रेशियो यहाँ पे दी गई हैं, क्यों जरूरी है ये रेशियो मेंटेन करना। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि यह रेशियो वोलेटाइल लायबिलिटी के थ्रू बैलेंस शीट फंडिंग का एक्सटेंट शो करता है, जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंश्योर करता है। गलत है, क्योंकि यह रेशियो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का नहीं बल्कि कोर डिपॉजिट से फंडिंग स्टेबिलिटी को मेजर करता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए और भी रेशियोज हैं जो वोलेटाइल लायबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, पर यह रेशियो लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी को एड्रेस करता है। ऑप्शन भी क्या कर रहा है, यह शो करता है कि बैंक के एसेट कितने स्टेबल डिपॉजिट बेस के थ्रू फंड हो रहे हैं। यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन भी सही क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है कि यह रेशियो बैंक के स्टेबल डिपॉजिट बेस पे फोकस करता है और वोलेटाइल लायबिलिटी पे कम रिलायंस दिखाता है। हमें वोलेटाइल लायबिलिटी पे रिलायंस नहीं होना चाहिए, स्टेबल डिपॉजिट बेस पे फोकस होना चाहिए, राइट। और ऑप्शन सी कर रहा है कि ये इंडिकेट करता है कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल लायबिलिटी के अगेंस्ट कवरेज क्या है। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल है कि जो हमारा लोन प्लस मैनेटरी SLR प्लस मैनेटरी CRR प्लस फिक्स एसेट अपॉन टोटल एसेट का रेशियो है, यह रेशियो इंडस्ट्री एवरेज का के हिसाब से 80% होना चाहिए। क्यों, हाई वैल्यू यदि है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस रेशियो का हाई वैल्यू है तो इसका क्या इंप्लीकेशन होता है। चलिए ऑप्शन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक के पास हायर लिक्विडिटी लेवल है और मॉनेटरी रिजर्व पे कम डिपेंडेंसी है, ये कह रहा है ना। तो ये गलत है, क्योंकि हाई वैल्यू एक्चुअली कम लिक्विडिटी को इम्प्लाई करता है। क्योंकि आप लिक्विडिटी को देखेंगे ना, लिक्विडिटी जो है हमारा यहाँ पे हाई वैल्यू यदि इस रेशियो का है तो इट इम्प्लाइज लेस लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एसेट लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जितना एसेट है सब के सब इलिक्विड है, जैसे आपका लोन हो गया, CRR SLR हो गया, सब इलिक्विड है। ज़्यादा से ज़्यादा एसेट आपके लिक्विड फॉर्म में है, तो ये लिक्विडिटी को थोड़ी दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है कम लिक्विडिटी है। जितना ज़्यादा रेशियो बढ़ेगा उतना लिक्विडिटी कम होगा, क्योंकि लोन मैनेटरी SLR मैनेटरी CRR फिक्स एसेट ऑल दिस आर इलिक्विड। ऑप्शन भी कह रहा है कि बैंक का बैलेंस शीट ज़्यादा इलिक्विड है और हाई प्रोपोर्शन एसेट लोन CRR SLR फिक्स एसेट में लॉक्ड है। हाँ बिल्कुल सही, हाई वैल्यू का मतलब है ज़्यादा एसेट इलिक्विड फॉर्म में है जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक का स्ट्रॉन्ग कोर डिपॉजिट बेस है जो लिक्विड एसेट को फंड कर रहा है। यह गलत है, क्योंकि यह रेशियो कोर डिपॉजिट को नहीं बल्कि टोटल एसेट को लिक्विड एसेट के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा है। मतलब ये सब जब आप नोमिनेटर में देखेंगे ना, नोमिनेटर में चाहे आप लोन ले लीजिए, चाहे आप SLR ले लीजिए, चाहे CRR ले लीजिए, ये सब इलिक्विड एसेट है लेकिन इलिक्विड है, जिसको तुरंत कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर में आपका टोटल एसेट है, तो ये बताता है कितने इलिक्विड एसेट है एज कम्पेयर टू लिक्विड एसेट, ठीक है। तो यह रेशियो कोर डिपॉजिट को नहीं दिखाता है। और ऑप्शन डी कर रहा है द बैंक हैज अ लो लेवल ऑफ लिक्विड एसेट रिलेटिव टू द टोटल एसेट कॉजिंग पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी पार्शियली करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी इस कंटेक्स्ट में ज़्यादा फिट है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट रेशियो को देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो पे है हमारा लोन प्लस मैनेटरी SLR प्लस मैनेटरी CRR प्लस फिक्स एसेट अपॉन कोर डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। तो सवाल है कि ये जो इसका इंडस्ट्री एवरेज है, यह रेशियो XYZ बैंक को एसेस करने में मदद करता है कि कोर डिपॉजिट का कितना इलिक्विड एसेट फंड हो रहा है, मतलब कोर डिपॉजिट से कितना इलिक्विड एसेट फंड हो रहा है, ये बताता है। और इंडस्ट्री एवरेज इसका कितना 150% है। अब ये रेशियो बैंक को कैसे हेल्प करता है, बैंक को किस एस्पेक्ट को एसेस करने में मदद करता है। पहला कह रहा है कोर डिपॉजिट कितने एक्सटेंट तक बैंक के लिक्विड एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यह रेशियो एसेस करता है कि कोर डिपॉजिट किस हद तक लिक्विड एसेट को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि आप नोमिनेटर में देखिए ना, लोन मैनेटरी SLR मैनेटरी CRR फिक्स एसेट ये सब के सब हमारे इलिक्विड एसेट हैं। तो ये रेशियो यही नहीं बता रहा है कि कोर डिपॉजिट किस हद तक जो है हमारे लिक्विड एसेट को फाइनेंस कर रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है कि वोलेटाइल लायबिलिटी के अगेंस्ट लिक्विड एसेट का लेवल, गलत है, क्योंकि यह रेशियो वोलेटाइल लायबिलिटी और लिक्विड एसेट के बीच का कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि कोर डिपॉजिट और लिक्विड एसेट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ऑप्शन सी कर रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट बाय कंपेयरिंग वोलेटाइल लायबिलिटी अगेंस्ट टेम्पोररी एसेट, यह भी गलत है, क्योंकि यह रेशियो स्पेसिफिकली कोर डिपॉजिट और लिक्विड एसेट का फोकस करता है, राइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हमने क्या देखा,
पहला रेशियो टोटल एसेट के साथ शो करता है बैंक का बैलेंस शीट में लिक्विडिटी का लेवल। दूसरा रेशियो कोर डिपॉजिट के साथ शो करता है कोर डिपॉजिट कितने एक्सटेंट तक लिक्विड है। हाई वैल्यू का मतलब है ज़्यादा लिक्विड एसेट है और कम लिक्विडिटी, जो कि स्ट्रेस पीरियड में चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे टेम्प्रोरी एसेट अपॉन वोलेटाइल लायबिलिटी, और ये रेशियो कितना 60% दिया हुआ है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए इसको। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग करने आ रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एबीसी बैंक के लिक्विडिटी रिटर्न जो उनको रेगुलेटर को सबमिट करना होता है, याद रखिएगा लिक्विडिटी रिटर्न ना रेगुलेटर को सबमिट करना पड़ता है एबीसी बैंक को, ठीक है। तो यह रिटर्न बैंक की लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इस क्वेश्चन में हम स्पेसिफिक रिपोर्ट पार्ट A1 पर फोकस करेंगे। यहाँ पे A1 की बात की जा रही है, देखिए लिखा A1, ठीक है। तो पार्ट A1 की बात करेंगे और फोकस करेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फॉर डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन है। क्वेश्चन है एबीसी बैंक को पार्ट A1 रिपोर्ट कब और कितनी फ्रीक्वेंसी सबमिट होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है मंथली होती है 15 डे ऑफ रिपोर्टिंग डेट। गलत है, क्योंकि पार्ट A1 रिपोर्ट को मंथली नहीं बल्कि फोर्टनाइटली सबमिट करना होता है। इसका सबमिशन 15 दिन के बाद नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंदर होना चाहिए रिपोर्टिंग डे के बाद। फोर्टनाइटली विद इन वीक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पार्ट A1 रिपोर्ट को फोर्टनाइटली सबमिट होता है और वह भी रिपोर्टिंग डेट के एक हफ्ते के अंदर। रिपोर्टिंग डेट क्या यह होती है कि महीने के 15 और लास्ट डे, और अगर ये हॉलीडे पर है तो नेक्स्ट बिजनेस डे पर सबमिट करना पड़ता है। क्वार्टरली नहीं, क्वार्टरली भी गलत है। याद रखिएगा रिपोर्टिंग A1 जो हमारा पार्ट A1 है ना, उसको फोर्टनाइटली रिपोर्ट करना होता है। और ये तो हमने क्या देखा कि पार्ट A1 रिपोर्ट को फोर्टनाइटली सबमिट करना होता है विद इन वन वीक के अंदर। रिपोर्टिंग डेट का जो भी रिपोर्टिंग डेट है उसके एक हफ्ते के अंदर आपको फोर्टनाइटली सबमिट करना होगा। रिपोर्टिंग डेट हमेशा 15 और मंथ एंड होती है, और यह डेट हॉलीडे पर हो तो नेक्स्ट बिजनेस डे पर सबमिट करते हैं। ये बातें समझ में आई आपको। चलिए अगला सवाल है कि जो पार्ट बी है जो कि स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्टेटमेंट है, वो फोकस करता है ओवरसीज ऑपरेशन पे। इसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उसका करेक्ट रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी और रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अब पार्ट बी के बारे में बात करेंगे जो ओवरसीज ऑपरेशन के लिक्विडिटी को मॉनिटर करता है। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है, समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट बी का रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी और डेडलाइन क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है मंथली विद इन 15 डेज ऑफ रिपोर्टिंग डेट, तो यह करेक्ट है। पार्ट बी रिपोर्ट को मंथली सबमिट करना होता है और रिपोर्टिंग डेट के 15 दिन के अंदर रेगुलेटर्स को भेजना होता है। तो पहले पार्ट बी रिपोर्ट को मंथली सबमिट करेंगे, यानी ये ध्यान रखिएगा पार्ट ए को फोर्टनाइटली था, पार्ट बी को मंथली सबमिट करेंगे, और जिस दिन रिपोर्टिंग डेट है उसके 15 दिन के अंदर रेगुलेटर को भेजना होता है। ओवरसीज ऑपरेशन के लिक्विडिटी को मॉनिटर करने का एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी कह रहा है फोर्टनाइटली विद इन वीक फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, यह गलत है। ऑप्शन सी क्वार्टरली कह रहा है, ये भी गलत है। तो हमने क्या देखा, पार्ट बी रिपोर्ट को मंथली सबमिट करना होता है। यह रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट करना जरूरी है ताकि ओवरसीज ऑपरेशन की लिक्विडिटी प्रॉपर्ली मॉनिटर हो सके। नेक्स्ट है हमारा पार्ट A3, ठीक है। पार्ट अब क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पार्ट A1, पार्ट A2 और पार्ट 3 के रिपोर्टिंग डेट पर हॉलीडे हो तो एबीसी बैंक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि बैंक को रिपोर्टिंग डे के 2 बिजनेस डे में नहीं बल्कि अगले बिजनेस डे पे सबमिट करना होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन ये गलत है, कह रहा है नेक्स्ट 2 बिजनेस डे विद इन अ मंथ, यह भी गलत है क्योंकि एक महीने के अंदर सबमिट करने का ऑप्शन सिर्फ पार्ट सी की रिपोर्ट के लिए है। एक महीने का सब के अंदर सपोर्ट देखिए, पार्ट सी में आता है 1 महीना, पार्ट A1 में एक सप्ताह, पार्ट A2 में 15 दिन और पार्ट A3 में 1 महीने का आता है, केवल पार्ट A3 में आता है। पार्ट A1, A2 और A3 को फोर्टनाइटली सबमिट करना होता है। तो सबमिट द रिपोर्ट टू द नेक्स्ट बिजनेस डे, बिल्कुल सही है। अगर रिपोर्टिंग डे हॉलीडे हो तो बैंक को रिपोर्ट अगले बिजनेस डे पर सबमिट करना चाहिए। यह फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए इंश्योर किया जाता है कि टाइमली रिपोर्टिंग हो सके, राइट। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा सेशन को। यदि वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।